नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब का सबसे पहले अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ ही दर्शकों, आपके लिए अगर परिचय में डॉक्टर मिर्जा साहब का दूं, तो आपको सिंपली अगर औपचारिक रूप से कहा जाए तो आप एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। अब आप कहेंगे साहब कौन से कश्मीरी एक्टिविस्ट? ताल्लुक पाकिस्तान से है पाकिस्तान से, रहते हैं यूरोप में, स्कॉटलैंड में। लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां के निवासी हैं और खुद को भारतीय पाक कश्मीरी कहते हैं। हालांकि इनके बहुत सारे आयाम हैं, इनके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीनों के दौरान खासतौर से जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो अभी तक दर्शकों आपने देखा होगा जो टेरर अटैक्स होते थे, उनका जो पूरा एक पैटर्न था वो वैली की तरफ ज्यादा था, यानी कश्मीर घाटी की तरफ ज्यादा था। इधर लगभग 1.5 पौने 2 महीनों से आप सभी ने देखा होगा कि जम्मू, ये जो इलाका है उस पर विशेष इस समय फोकस है आतंकी घटनाओं का। आप लगातार देखिए, रियासी में घटना हुई, रियासी में जब तीर्थयात्रियों के साथ हुई, उसके बाद आप देखें तो कठुआ में हुआ, कठुआ के बाद आप देखिए तो नौशेरा में हुआ, नौशेरा के बाद अब कुपवाड़ा में। डॉक्टर मिर्जा ने एक खुलासा किया है अपने, जो इनका चैनल है वो, उसका लिंक हम इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे, द हिमालय न्यूज। हिमालय न्यूज में आपने एक एक्सक्लूसिव खुलासा किया है डॉक्टर साहब, जिसमें आपने ये कहा था कि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक ये सुनियोजित यानी प्लान्ड वॉर है अगेंस्ट इंडिया। और एक साथ में एक नया पैटर्न भी दिख रहा है। मिर्जा साहब क्या कहेंगे अपने इस खुलासे के बारे में? देखिए, ये तो मैं जिस दिन ये 9 जून को हमला हुआ तो मैंने उसी दिन कह दिया, मतलब उसके बाद जो मेरे इंटरव्यूज हैं उसमें मैंने ये कहा कि ये जो हमले हैं ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बल्कि ये इंडिया की सोवरेनिटी पे हमला है। दिस इज एन अटैक ऑन द सोवरेनिटी ऑफ इंडियन टेरिटोरियल सोवरेनिटी, national sovereignty, integrity of India. This is an attack. This is not some kind of infiltration के 4 जाति आ गए और चले गए। और एक अरसे से हम ये बता रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पे जहादी बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे उनके लॉन्च पैड हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये हम प्रोवाइड करते रहे हैं। अब ये जो रिसेंट अटैक्स हम देख रहे हैं जो हुए हैं, ये रिसेंट अटैक्स बेसिकली ये इन्फिल्ट्रेशन हुई है 7 to 12 किलोमीटर्स का जो एरिया है जो अनमैन्ड था, जिसको के जिस पर तवज्जो नहीं दी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू में, ये वहां से ये अटैक हुए हैं। और ये अटैक जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है या अटैक कह लें, ये कोई उसने नहीं किए जहादियों ने, बल्कि ये पाकिस्तान की एसएसजी जो है उसने की है। और इसको पूरा जो ऑपरेशन है इसको मुजफ्फराबाद में बैठ के जनरल आदिल रहमानी जो एसएसजी के कमांडर हैं उसके इंचार्ज हैं, वो इसको कर रहे हैं। कमांडिंग ऑफिसर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो है, जीओसी जिसको बोलते हैं, वो इसको कर रहे हैं। और जो इन्होंने ये किया है इसमें इन्होंने 50-50 के बैच जो हैं वो एंटर किए हैं, और टोटल तादाद तकरीबन 600 या थोड़ी सी इससे ज्यादा है जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद जो है वो इसको लीड कर रहे हैं इनसाइड इंडियन टेरिटरी ऑफ जम्मू। तो ये बड़ा सीरियस मामला है एक्सक्यूज मी। और यही वजह है कि 500 तो इंडियन गवर्नमेंट बता रही है पब्लिक को कि हमने 500 कमांडोज जो है वहां भेजे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है 500 नहीं भेजे, 500 से ज्यादा भेजे हैं। और 500 भी अगर भेजे हैं तो ये साबित करता है हमारे इस रिपोर्ट को कि ये आम इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बल्कि एसएसजी के कमांडोज की इन्फिल्ट्रेशन है। मैं तो ये कहूंगा कि जो आप आतंकवादी वहां पे मारते हैं
उसका पूरा जो है वो डीएनए करके या जो भी है डिस्प्ले करें उसकी आइडेंटिटी को इंडियन नेशनल टेलीविजन पे। अच्छा, दूसरा इसमें अहम पहलू जो आपके प्रोग्राम से केवल 1 घंटा पहले हमें इंफॉर्मेशन आई है, वो ये है कि इसकी तैयारी पिछले 3 महीनों से हो रही थी, और 3 महीने से सियाचिन के जो है महाज जो फ्रंट है वहां पे जो जहादी हैं उनको क्लाइमेटाइज किया जा रहा था, और वो इनके साथ हैं। और ये जो एसएफजी के कमांडोज हैं, ये कोई पाकिस्तान आर्मी की वर्दियों पहन के अंदर नहीं दाखिल हुए, ये जहादी की शक्ल में दाखिल हुए हैं, ये जहादी का रूप धार के दाखिल हुए हैं। 2 बटालियन हमें इंफॉर्मेशन कल मिली है कि 2 बटालियन जो है एसएसजी की वो ऑलरेडी मुजफ्फराबाद में बैठी हुई हैं इस इंतजार में कि अगर जरूरत पड़े तो उनको भी जम्मू के रास्ते दाखिल किया जाएगा। जी अविनाश जी। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ पर दो, आपने जिस तरीके से कहा ये काफी एक दिखाता है कि कितने सीरियस तरीके से एक ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इसको आप एक वॉर कह सकते हैं। अच्छा, ये कोई नया पैटर्न है भी नहीं। कबायली हमला हमको याद है, आजादी या बंटवारे के तुरंत बाद का कबायली हमला, वो कुछ इसी तरह के पैटर्न पे हुआ था। उसके बाद अगर हम कहें तो कारगिल वॉर, जिसको हम तो वॉर कहते हैं, पाकिस्तान ने अंत तक ये नहीं माना कि हमारे फौजी वहां पर थे, तो ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न को आगे बढ़ते हुए अब देखा जा रहा है। लेकिन एक चेंज है साथ, वो चेंज ये है कि अभी तक जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि वैली की तरफ फोकस होता था ज्यादातर। ये जो नया ट्रेंड देखा जा रहा है जिसमें 370 के हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर का एक तरह से आप कह दे रीस्ट्रक्चरिंग इंडिया की तरफ से कर दिया गया है, उसके बाद जम्मू की तरफ ये फोकस, इसके मायने क्या है, पहली चीज ये। और दूसरा सर ये कि खाने को आटा नहीं, और पाकिस्तान के पास या पाकिस्तानी मिलिट्री के पास ये रिसोर्सेस कहां से आ रहे हैं, और इसकी मतलब इस तरफ एक नया फ्रंट, जब आपके पास बहुत सारे दूसरे फ्रंट खुले हुए हैं, चाहे बलूचिस्तान का फ्रंट हो, चाहे वो कश्मीर का हो, ये सारे फ्रंट खुले हुए हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी माली हालत को नजरअंदाज करके ये रिस्क ले रहा है, क्योंकि साहब इस तरह की चीजों में पैसे खर्च होते हैं, और पाकिस्तान को बहुत ऐसी जरूरी जगह है जहां पे पैसों की जरूरत है। तो ये दो मेजर शिफ्ट क्यों है, वैली छोड़ के जम्मू की तरफ, और इस समय एक नया पैटर्न, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए इस तरह की घुसपैठ बड़ी पुरानी है साहब, कबायली और करगिल वो सारा कुछ है, ये नया फोकस कैसा है, इसके क्या मायने? ये बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ना, ये घुसपैठ हमारे लिए नॉर्मल है। यानी कि मुझे अफसोस होता है ये देख के कि हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग हैं, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है एज अ रूटीन फैक्टर के वो तो होनी है घुसपैठ, हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो होती ही रहती है, कोई बात नहीं। यानी ये एटीट्यूड ही गलत है। एक भी गोली क्यों चले पाकिस्तान की तरफ से, एक भी आतंकवादी क्यों इस काबिल हो कि वो बॉर्डर क्रॉस करके आ सकता है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, ये कोई बॉर्डर का इशू या लोकल इशू नहीं। नंबर 1, मुझे बात मुकम्मल करने दे, फिर आप बेशक उसका जवाब दीजिएगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि कश्मीर को छोड़ के जम्मू में क्यों? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 7 to 12 किलोमीटर का इलाका है। हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है, हो सकता है आज रात तक या कल सुबह तक वो एग्जैक्ट लोकेशन भी आ जाए जहां से ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, और वो हम शेयर करेंगे इंडियन मीडिया के साथ। जहां पे आप देखें, मैंने कुत्ते पाले हुए हैं, ठीक है, और मैंने बाड़ लगाई हुई है, ठीक है ना, उसके बावजूद भी कुत्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं से कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं जंप करके, या अंडर द फेंस जो है, जहां फेंस वीक हो वहां से निकल के वो भाग जाते हैं। फिर उनको मैं जाता हूँ पीछे, ढूंढता हूँ, पकड़ के लाता हूँ, या वो खुद ही आ जाते हैं गश्त करके अपनी। तो पाकिस्तानी फौज के जो कुत्ते हैं, आप जितनी मर्जी बाढ़ लगा लें, जहां पे आपने गुंजाइश दी ये वहां से अंदर आ जाएंगे। तो जम्मू की तरफ से आने का तो सिंपल ये रीजन है कि वहां पे आपने मौका दिया उनको, आपने अपनी सर्वेलेंस डाउन की,
आपने वहां से ट्रूप्स उठा के कारगिल भेज दिए, वो जगह वहां से उनको मिल गई, वो आ गए। और ये कोई आज से नहीं इनको पता है इस चीज का, ये काफी अरसे से प्लान हो रही है चीजें। आप उठा के देखें मेरे प्रोग्राम, उसमें आप देखेंगे कि पिछले तकरीबन 1 साल से तो बराबर मैं लगातार ये बता रहा हूं कि इतने लॉन्च पैड हैं, यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं। G20 का जब हुआ था उस वक्त नक्शा दिखा के बता रहा था, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, सारा बताया। अच्छा, दूसरा ये आप जेहन में रखें कि इलेक्शन जो है होने थे सितंबर में, जो मेरे नजदीक अब नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाएं, लेकिन अभी तक ना कोई इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, ना कुछ हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये इनका जो एक मेन टारगेट है पाकिस्तान का, वो ये है कि इलेक्शन को डिसरप्ट किया जाए। तो एक तो इमीडिएट इसका जो है वो ये है वजह इसकी। जहां तक पैसों की बात है, किसने आपको कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के पास पैसे नहीं है भाई? पाकिस्तान आर्मी $100 बिलियन का उनका बिजनेस है, वो एक बिजनेस एंटरप्राइज है, वो स्मगलर हैं। ईरान से जो तेल की स्मगलिंग होती है, वो जो कैन्स में तेल आता है, वो सारा फौज के अंडर कंट्रोल है, वो स्मगलिंग। इसी तरह से जो ये हेरोइन है इसका पूरा जो कार्टेल है वो आर्मी का, आर्मी के नेशनल लॉजिस्टिक के ट्रक्स जो है उनमें और उनके हेलीकॉप्टरों में जो है वो स्मगल होती है सारी हीरोइन। झगड़ा क्या है अफगानिस्तान की सरकार के साथ और पाकिस्तान का? हीरोइन के इशू पे झगड़ा चल रहा है, और बॉर्डर का इशू तो चल ही रहा है, लेकिन असल झगड़ा हीरोइन के ऊपर चल हुआ है उनका झगड़ा। वो बड़ी कट मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। और अब जो है वो आप देखें कि जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां पे हीरोइन कशीद की जा रही है। तो पैसा जो है इस तरह के ऑपरेशंस के लिए पैसा नेशनल बजट में नहीं रखा जाता कि हाँ भाई ये इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के लिए हमने इतने बिलियन रुपीस साइड पे कर दिए हैं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आईएसआई और सीक्रेट स्पाई एजेंसी जो हैं वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस करती हैं पैसा पैदा करने के लिए, और वो इस तरह से कर रही हैं। अब बात आ जाती है इसकी कि ये क्यों कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि कुत्ता पागल हो गया है, और जब कुत्ता पागल हो जाए ना तो वो हर एक को काटता है। ये बलूचिस्तान में कल इन्होंने गोलियां चलाई हैं, वहां लोगों को शहीद किया है। 40 के करीब मुझे बताया गया है कि लोग शहीद हुए। बन्नू में इन्होंने 1.5 हफ्ता पहले फायरिंग की, लाखों लोग बाहर निकले हुए थे पुरअमन, उनके झंडे पे अमन लिखा हुआ था उर्दू में। फायरिंग की, वो अमन का झंडा, सफेद झंडा जो है वो खून से लाल हो गया। फिर ये वहां खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह मैंने बताया किया, वहां किया है। फिर इन्होंने हमारे पीओजे में इन्होंने गोलियां मारी हैं लोगों को, निहत्थे शहरियों को, वहां पे इन्होंने लोगों को कत्ल किया है। अभी कल जो ग्वादर में लाखों अफराद इकट्ठे हो गए, इस फायरिंग के बावजूद, इस सारे आर्मी एक्शन के बावजूद, उससे क्या नजर आ रहा है कि लोग तंग आ चुके हैं, लोगों ने हाथ उठा लिया है, लोग कह रहे हैं इनफ इज इनफ। मारंग बलोच ने तकरीर की बड़ी जबरदस्त वहां। तो अब ये कश्मीर में आ गए हैं, यहाँ मारना मार धाड़ शुरू कर दी। तो ये कुत्ता पागल हो गया। और आप बताएं मुझे कि इंडिया में जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसका इलाज क्या क्या होता है? उसका इलाज गोली मार दे। बिल्कुल साहब, फिर उसको बिल्कुल उसको तो निपटाया ही जाता है। और जब आपने ये कहा ना कि बिल्कुल एक भी घटना अगर टेररिज्म की होती है, एक भी गोली अगर दुश्मन यानी पाकिस्तान जैसे, वो भी पड़ोसी की तरफ, जो कि हमारा एनिमी मुल्क भी है, और जो एनिमी नहीं है साहब, देखिए एक लड़ाई किसी के साथ हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर उसके अंदर सुधार आ जाए तो वो बात कही जाती है। लेकिन पाकिस्तान में वो ट्रेंड दिखता नहीं। तो जब मैंने कहा कि हमें आदत सी, आपने कहा ना कि आदत सी, या मैंने कहा कि ये रूटीन, रूटीन से मेरा जो मतलब था वो सिर्फ इतना था कि साहब ये अपनी मिलिट्री के लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं कबायलियों के नाम पे। कभी कभी करगिल में हमने देखा तो इन्होंने कहा जिहादी आ गए हैं, और अब भी आपने कहा कि वो क्लेम नहीं करने जा रहे। तो मैंने उस लिहाज से कहा कि ये तो हमारे लिए रूटीन है, इनकी आदत, जो मोडस ऑपरेंडी है इनका, वो हमारे लिए रूटीन है। अब यहां पर मिर्जा साहब,
हमारे यहाँ 2014 में एक सरकार आती है, जो सरकार तीसरी बार चुन के आती है, नरेंद्र मोदी की सरकार जो तीसरी बार चुन के आती है, जिसने 370, जिसका हमारे अंदर के यहाँ से यानी हमारे साइड से भी बहुत ज्यादा विरोध था। आपने तमाम जुमले ऐसे देखे होंगे कि 370 हटा दिया, तो हमारे यहाँ ही कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कभी बड़ा एक जो है हनी हनी टाइप का रिश्ता रखती थी उधर के लोगों से। उन्होंने कहा कि साहब आग लग जाएगी, ना आग लगी ना कुछ हुआ, सब कुछ पूरा अमन चल रहा है। ऐसे में आपका जो एक पॉइंट जो आपने कहा कि इलेक्शन जो हमारे जम्मू कश्मीर में यानी भारत के जम्मू कश्मीर में हमारा पीओजे के भी हमारा ही है, जहां के आप बाशिंदे हैं, और इसलिए हम आप बैठ के बात कर रहे हैं। मैंने ये कभी अपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि आपको ये मैं नहीं कह सकता कि आप पाकिस्तान मूल के हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा आप हमारे कश्मीर के हैं, जो हमारा पीओजे के पाक ऑक्युपाइड कहना कश्मीर भी है वहां मत, से है। कहना भी मत। अगर कहा तो मैं कभी जिंदगी में आपके शो में नहीं आऊंगा, अगर कह भी दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वो रिश्ता दिखलाता है जब हम कहते हैं कि पीओजे के हमारा अभिन्न अंग है और आज नहीं कल उसे आना है। एक तरफ इलेक्शन की पूरी प्रोसेस को डिरेल करने का एक ये अप्रोच दिखाई देता है, और दूसरा जो अपने यहाँ आपने जैसे बलूचिस्तान का भी कहा, आपने गिलगिट और बाल्टिस्तान का कहा, अपने यहाँ जो अनरेस्ट पैदा हो रही है उस तरफ से एक जो होते नहीं बाढ़ आता है तो ठोकर लगा देते हैं पानी जरा उधर को निकल जाए। तो ये दोनों का मिक्स, क्या इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने ही समझ लिया है, और अगर वैली में सुधार दिया तो ये जम्मू में सुधरने में इनको टाइम लगेगा? क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मैं पाकिस्तान को तो एक अलहदा मुल्क मानता ही नहीं हूँ। मैं आज भी पाकिस्तान को भारत का जो है वो अटूट अंग मानता हूँ। भारत की जो तकसीम हुई थी उसमें तो अब कोई दो राय नहीं है कि उसके अंदर गांधी का क्या किरदार था, नेहरू का क्या किरदार था, और उसमें श्री चंद्र सुभाष बोस जी का क्या मौकफ था। ये चीजें हमें अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। पाकिस्तान जो है वो भारत के अंदर ही जो फिफ्थ कॉलमिस्ट्स हैं उनकी गद्दारी की वजह से बना या बनाया गया और तकसीम हुआ हिंदुस्तान। हम उस तकसीम को नहीं मानते। हमने पूरे का पूरा पाकिस्तान जो हम बना है, चाहे वो बांग्लादेश की शक्ल में है चाहे वो पाकिस्तान की शक्ल में है, ये भारत के अटूट अंग थे और देर या सवेर ये वापस जो है भारत में शामिल होंगे। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मेन मकसद था पाकिस्तान बनाने का वो ये था कि हिंदुस्तान का रास्ता सेंट्रल एशिया को और सोवियत यूनियन की तरफ जो है उसको ब्लॉक किया जाए। ग्रेट गेम का हिस्सा था। बलूचिस्तान गो के उस तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, और ब्रिटिश इंडिया में भी वो कैटेगरी बी में था, यानी डायरेक्टली वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में नहीं था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता था। लेकिन बलूचिस्तान पे भी हमला करवा के अंग्रेजों ने पाकिस्तान से उसको पाकिस्तान में शामिल करवाया। बोलान पास पे उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया इस तरह से वाया पाकिस्तान, और इधर से खैबर पास के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, और बेसिकली ब्लॉक करना था इसको। तो मैं नहीं समझता कि ये जो गवर्नमेंट है ये पीओजेके को वापस ले सकेगी ऑनेस्टली। मैं ये बड़े दुख के साथ कहता हूँ, क्योंकि बीजेपी की सरकार जब आई थी तो हमने ये सोचा था कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा जो है वो एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई है। हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तान के लिए एक हिंदुस्तानी सरकार लाई है, और उसके बाद हमें ये भी था कि मोदी जी की जो क़यादत है इस पे हमें बड़ा विश्वास है, पहले भी था अभी भी है। लेकिन ये काम हो नहीं पाएगा इसलिए कि ये काम है अखंड भारत बनाने का, यूनाइटेड इंडिया बनाने का। और यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए ये जरूरी है कि पहले जनता की अखंडता पैदा की जाए, और इस वक्त हमारे जो जनता है हिंदुस्तान की वो डिवाइडेड है। उसको कम्युनल बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उसको ना सिर्फ धर्म के नाम पे डिवाइड किया गया है बल्कि उसको आइडियोलॉजीज के नाम पे भी डिवाइड किया गया है, जैसे लिबरल लेफ्ट आइडियोलॉजीज वर्सेस सनातन।
तो मैं समझता हूं कि वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वी हैव टू सॉर्ट आउट दीज एंटी नेशनल एलिमेंट्स लाइक राहुल गांधी। कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस को बैन क्यों नहीं किया? जिस पार्टी को अंग्रेजों ने बनाया, जिस पार्टी ने देश के टुकड़े करवाए, वो पार्टी जो है सबसे पहले तो उस पार्टी के ऊपर बैन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। पोस्टमोथियसली जो है वो नेहरू साहब के ऊपर और सबके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए, इवन गांधी साहब के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान में हम गॉडसे का नाम लेते हुए हमारी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। तो देखे ना, हमें पहले जो है, आप कल्चर की बात करते हैं तो पहले ये कल्चरल नैरेटिव जो है इसको ठीक करना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ तो एक कल्चरल नैरेटिव नहीं है, अपोजिंग कल्चरल नैरेटिव्स चल रहे हैं, एक दूसरे को काटने वाले चल रहे हैं। तो फिर जब बिल्कुल तक साहब, ये बहुत बड़ी बात, बहुत जब बड़ी बात। तक हम हिंदुस्तान के अंदर, जनता के अंदर यूनिटी पैदा नहीं करते, अखंडता पैदा नहीं करते, यूनिटी ऑफ पर्पस पैदा नहीं करते, एक एजेंडे पर सबको इकट्ठा नहीं करते, और वो एक एजेंडा है कि हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान की रीयूनिफिकेशन, और उसके बाद ये चीजें आती हैं कि अच्छा, यूनिफिकेशन के लिए पहला काम क्या है? मुकदमा चलाओ साला इस पे, कांग्रेस पे। देशद्रोही पार्टी थी ये, अंग्रेजों की सहूलतकार पार्टी थी, और आज भी है। आज भी जॉर्ज सोरोस के पैसों से चलने वाली पार्टी है, आज भी गैर मुल्की धन से चलने वाली पार्टी है। इसको बैन करो, बैन करो, बैन करो, इतनी तो जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अब हमें अगर ये नहीं होगा तो इंडिया, गॉड फॉरबिड, इज हेडिंग टुवर्ड सिविल वॉर। ये 2029 का इलेक्शन जो होगा, ये तो मुझे लगता है सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि राहुल ने इतना रेडिकलाइज कर दिया। ये मोदी जी को कहते हैं ना, असल में राहुल ने रेडिकलाइज कर दिया, ये खौफ पैदा करके एक कम्युनिटी के अंदर, मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, कि जैसे पता नहीं बीजेपी कोई भगयाड़ है जो खा जाएगा सबको। हालांकि सबसे ज्यादा सहूलत जो है वो बीजेपी ने दी है मुसलमानों को। बिल्कुल ठीक बात है। ये एक तबका है, बहुत बड़ा तबका है मिर्जा साहब, जो बीजेपी पे ये आरोप लगाता है, ये तोहमत डालता है कि साहब आपने उनका विकास ज्यादा किया है। और यहाँ आपकी बहुत बड़ी चिंता है। देखिए, आपकी वो चिंता, आप जब कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल लग रहा है पीओजे के, ये सरकार नहीं ले पाएगी, वहीं आपने इसकी वजह जो बताई ना, उसको हर भारतीय फील करता है। निश्चित रूप से आप यहाँ देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ विद इन द इंडिया करने का प्रयास किया है इसी इलेक्शन में इंडिया अलायंस और राहुल गांधी ने। चाइना के साथ किस तरीके से, एक एनिमी कंट्री जिसके साथ हम एक लड़ाई जंग लड़ चुके हैं, उसके साथ किस तरह से कांग्रेस की नजदीकी है। और अभी जो इंटरनेशनल पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जॉर्ज सोरस और उसके साथ पूरा डीप स्टेट का, जिसने यूके में वो कर दिया, फ्रांस में कर दिया, इवन ईरान में साहब, वहां के उनके ना चाहने के बावजूद भी, लेकिन इस मायने में कम से कम एक उम्मीद दिखाई देती है कि नेहरू के बाद अगर तीसरी बार कंजर्वेटिव कोई सरकार अगर रिपीट हुई है तो नरेंद्र मोदी आ गए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच गए। और यहीं पर आप 2029 की तरफ जब इशारा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी ये चिंता वाजे है। और ये चिंता वहीं से निकल के आती है साहब कि आप भला चाहते हैं, तब आप कह रहे हैं खत्म करो कांग्रेस को। और साहब यहां पर आप देखें, लगातार 4 जून के जब हमारे यहाँ नतीजे आए, सरकार बन गई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस का एंटी इंडिया पैटर्न, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, कांग्रेस का एंटी इंडिया पैटर्न अभी भी जारी है। और हमारे यहाँ के मणिशंकर अय्यर तो आपके सॉरी, मतलब आपका जो पड़ोसी मुल्क है, गलती से, जो कि आप हिंदुस्तान का ही हिस्सा कहते हैं, पाकिस्तान जाके ये भी कह आए थे कि साहब मोदी को हटाइए, हमारा साथ दीजिए। तो हमारे एक जनरल रावत हुआ करते थे साहब, आप हमारे एक्स चीफ, वो कहते थे हम 2.5 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2.5 मोर्चों पर जब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो मिर्जा साहब आपकी बात वहीं आके रहती है कि आप अपने यहाँ के बंटवारे को खत्म करिए। यहाँ पर हमारे यहाँ विद इन दी हिंदू कम्युनिटी बांटने का प्रयास किया जा रहा है, जातियों में, कास्ट में। यहाँ मजहबी बंटवारा तो अलग है, और नहीं, दूसरी अब तो तरफ कांग्रेस ने एक नया शोषा छोड़ दिया। कांग्रेस अब ये जी डिमांड कर रही है कि कास्ट सेंसस कराया जाए, कास्ट बेस्ड सेंसस कराया जाए। तुम मामे लगते हो, कहाँ है कास्ट का सिस्टम हिंदू में या सनातन धर्म में? कोई कास्ट का सिस्टम ही नहीं है, ये कास्ट का सिस्टम है ही नहीं। ये हिंदू को
तबकों मुख्तलिफ कास्ट में तकसीम करके डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं ये। तो भाई साहब बात ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि मुसलमानों के अंदर जो इस वक्त नेता बने हुए हैं वो रिलीजियस कार्ड के साथ जोड़ के रिलीजियस नेशनलिज्म कर रहे हैं एक किस्म का। वो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। मुसलमानों की सेकुलर लीडरशिप है ही नहीं इंडिया में। मुझे एक नाम ले दे कि जी ये हैं जी सेकुलर लीडर हिंदुस्तान के, कोई भी नहीं है। नहीं है सर, अवैसी साहब बिल्कुल हैं। नहीं है। और आप क्यों टाइम देते हैं? आप ये टाइम क्यों दे रहा है इंडिया का मीडिया? जो इंटरव्यू लेने वाला हिंदू, चैनल का ओनर हिंदू, और प्रमोट किसको कर रहे हैं आप? अवैसी को। घेराव करो इन 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 मीडिया हाउसेस का, इनको सीधा करो। ये नहीं चलेगी ऐसे। इंडिया के अंदर वेस्टर्न डेमोक्रेसी का हमने चमत्कार देख लिया है। ये एक वार्निंग है हमारे लिए। ये जो बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन हुआ और ये जो रिजल्ट आए हैं, दिस इज अ वार्निंग। अगर अभी भी हिंदुस्तान के लोग नहीं समझते और नहीं जागते तो कहते हैं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये याद रखिए। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। और अमजद अयूब मिर्जा साहब, आपका ये जो कंसर्न है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है मैं जैसे किसी अपने ट्रू इंडियन से बात कर रहा हूँ। और यही आपने जो तो शुरू में मैं कहा कि ट्रू कहना भी इंडियन मत, नहीं हूं, दोबारा आपको कभी आऊंगा नहीं। लगता। मैं मैंने आपको कहा ना पूछने भी यही। नहीं था कि आपको लगता मैं है। आपके सामने ट्रू नहीं इंडियन बैठा हुआ है। बिल्कुल। ये जो अधिकार भाव है, ये जो अधिकार भाव है, यही वो बताता है कि सनातन कितना विराट है। और कहीं ना कहीं से इस तमाम नाउम्मीदियों के बीच में भी एक उम्मीदी जो 2014 से लगातार भारत में मौजूद है। और आपने जो ये बात कही ना, इन बातों का कम से कम भारत के मुसलमानों पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो अब जाने दीजिए। क्योंकि मोदी के खुद सपोर्टर ये कहते हैं साहब, उन्हीं का विकास करो जिनका साथ। लेकिन ऐसा भी नहीं है, एक बड़ी आबादी को आप कहीं हटा नहीं सकते, कहीं टाल नहीं सकते। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप समंदर में उठा के नहीं फेंक सकते। और आप जैसे व्यक्ति जब अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं तो खैर एक वो भी अलग चर्चा का विषय होगा। उस पर हम जरूर आपसे अलग से एक चर्चा करेंगे कि साहब अखंड भारत की बात जब आएगी तो हम जब पीओजे की ही बात करते हैं तो वहां की डेमोग्राफी किस तरीके से जो पीओजे के 47 में गया था या कब्जाया गया था, वहां से लेके अब तक कैसे डेमोग्राफी वहां की चेंज हो गई है। क्योंकि ये सारी चीजें आएंगी जब आप अखंड भारत की बात करेंगे, इवन जब आप पीओजे के लेने की बात करेंगे। ये तमाम चीजें हमारे यहाँ रह रहे के राष्ट्रवादी ये जुमला बोल देते हैं हम साहब कि आप ले आओगे लेकिन वो पूरी एक जो उन्मादी मजहबी भीड़ आएगी, आबादी आएगी, उसका क्या करोगे। खैर ये आगे की बातें हैं। अंजद साहब आपने हमें आज समय दिया और इतनी एक्सक्लूसिव घटना पर, और आपको इंडियन मीडिया में बहुत जगह ब्रेक किया गया है आपकी इस एक्सक्लूसिवनेस को। हम दर्शकों आपसे भी कहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब के चैनल का लिंक रहेगा, जरूर देखिए। बहुत ही ऐसे रोचक वीडियो जिसमें भारतीयता की तरफ से बहुत से एक ऐसे एक्सक्लूसिव जानकारियां भी डॉक्टर साहब के चैनल पर मौजूद रहती हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से हमारे प्रारंभ पर आप पहली बार आए और अच्छा लगा जब आपने एक बुजुर्ग के हैसियत से मुझे डांट लगाई कि कभी भूल के भी मुझे पाकिस्तानी न कहना, दोबारा आपके चैनल पे आऊंगा नहीं। तो एक हिंदुस्तानी का वादा है एक दूसरे हिंदुस्तानी से कि हम ये बातचीत का सिलसिला आज शुरू किया है, इसको कायम रखेंगे। डॉक्टर साहब हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ हमें और डॉक्टर साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, जय हिंद, जय जय श्री राम।